हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज सबसे पहले हम सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में चुंबक अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर हवा के झोंके भाग 3 के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। फिर हम शामिल होंगे क्लास 8 में और समझेंगे बल और उसके प्रकार भाग 2 को। उसके बाद जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जाता है। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने यह सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती और अगर मोहन गए इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे। मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था। घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय। कहाँ तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था और अब कहाँ एक दीवान के बेटे की फांके की नौबत आ गई थी। यहाँ पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे और यहाँ खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी। मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था,
नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है। तो अब मोहनदास जेंटलमैन बनना चाहते थे, तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी, वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया। उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए, और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। छाया और उत्सव बहुत अच्छे दोस्त हैं। छाया उम्र में तो उत्सव से कुछ ही महीने बड़ी है, लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार है और दोनों कक्षा 6 के छात्र हैं। छाया को उत्सव के साथ खेलने और पढ़ने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि उत्सव बहुत ही उत्सुक स्वभाव का है। कल दोनों अपने अपने परिवार के साथ मेला देखकर आए। वापस आने के बाद से ही उत्सव काफी उदास था। उसका खेलने में भी मन नहीं लग रहा था। उत्सव, तुम इतने उदास क्यों हो? मेले में कितने अच्छे अच्छे खिलौने थे, वो बड़ी वाली रंगीन पतंग, वो गाड़ी, और सबसे अच्छी तो वो ट्रेन थी। मेरा बहुत मन था सब खरीदने का, पर वे बहुत महंगे थे। तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे वो खिलौने दिलाओगी? भला मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, लेकिन मिलाकर हमारे पास इतने पैसे जरूर हो जाएंगे कि हम खुद का एक अच्छा खिलौना बना सकें। चलो मेरे साथ। उत्सव बहुत हैरान लेकिन उत्साहित हो जाता है। छाया एक दुकान से कुछ सजावट का सामान, पेंसिल और कई सारे छड़, चुंबक खरीद लाती है। छाया, हम इन सब का क्या बनाएंगे? और ये चुंबक, इनका क्या काम है? इन्हीं का तो सबसे अहम काम है। बताओ, तुम इनके बारे में क्या जानते हो? यही कि चुंबक ऐसे पत्थर होते हैं जो कि लोहे जैसी कुछ धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और क्या भूल गए? अभी कुछ ही दिन पहले तो हमने कक्षा में चुंबकों का अध्याय पढ़ा था। हाँ, मुझे याद है कि चुंबकों के 2 सिरे होते हैं जिन्हें हम ध्रुव कहते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे से दूर भागते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ धातुएं चुंबकों से आकर्षित होती हैं। बिल्कुल ठीक। वो पदार्थ जो चुंबकों से आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और वो पदार्थ जो चुंबकों से आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हाँ, मिट्टी, लकड़ी, हमारे कपड़े, कागज और प्लास्टिक जैसी वस्तुएं चुंबक से आकर्षित नहीं होती। इसका अर्थ है कि ये वस्तुएं अचुंबकीय हैं। अच्छा, क्या हमने ये नहीं पढ़ा था कि हम चुंबकों से आकर्षित होने वाली निकल, कोबाल्ट और लोहे जैसी धातुओं को भी चुंबक बना सकते हैं? वो प्रयोग याद करो जो मैडम ने करके दिखाए थे। हाँ, याद आया। मैडम ने हमें चुंबकों को मिट्टी में रगड़कर धातुई बुरादे से खेलना सिखाया था।
जब चुंबक के साथ रेत और मिट्टी के कण चिपक गए थे, जो वास्तव में चुंबकीय पदार्थ के कण थे, और चुंबकों से दिशा ज्ञात करना भी सिखाया था। अच्छा, अगर याद है तो मुझे समझाओ कि कैसे हम चुंबकों से दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। देखो, हम इस प्रकार इस क्षण चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्र लटका देते हैं। अभी शाम का समय है, सूर्य पश्चिम दिशा में है, और जब हम पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारी दाईं ओर उत्तर दिशा होती है। अब हम चुंबक के उत्तरी दिशा की तरफ वाले हिस्से को लाल रंग लगा देते हैं। अब चुंबक को घुमाकर हम दोबारा स्वतंत्र छोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि लाल रंग वाला हिस्सा वापस उत्तर दिशा में ही आकर रुकता है। हम ऐसा कितनी बार भी करें, ये हर बार उत्तर दिशा की तरफ ही रुकेगा। इसीलिए इसकी सहायता से हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। शाबाश, लेकिन उत्सव, ध्यान रहे कि ऐसा करते समय इस चुंबक के आसपास कोई दूसरा चुंबक ना हो, नहीं तो यह उस चुंबक से आकर्षित होकर अलग दिशा में मुड़ जाएगा। हाँ, अच्छा याद दिलाया। उत्सव, अब हम चुंबकों के इन्हीं गुणों का इस्तेमाल करके अपने लिए एक शानदार खिलौना बनाएंगे। हम बनाने वाले हैं एक पतंग, जो कि हम चुंबकों की सहायता से उड़ाएंगे। इसके लिए हमें साइकिल के पहिए की 2 छड़, रंगीन कागज, एक बड़ी सी लकड़ी की छड़ और पतंग की डोरी का इस्तेमाल करना होगा। मैं साइकिल की छड़ों और कागज से पतंग बनाती हूँ। तब तक तुम और मैं तब तक एक बड़ी सी छड़ ढूंढकर उस पर टेप से ये बड़ा वाला चुंबक चिपका देता हूँ, है ना? बिल्कुल ठीक। अब हम पतंग को इसकी डोरी से बांध देते हैं। फिर इस डोरी को किसी स्थायी वस्तु से बांधना होगा। रुको, उसके लिए मैं एक मोटी लकड़ी को जमीन में खूंटे की तरह गाड़ देता हूँ। अब मैं इस खूंटे से पतंग की डोरी बांध रही हूँ। तुम चुंबक वाली छड़ी अपने हाथ में ले लो। अरे, ये पतंग छड़ी की तरफ आकर्षित हो रही है। देखो छाया, ये तो छड़ी ऊपर करते ही उड़ने लगी। वाह, मैं अपनी मर्जी से इसे इधर उधर आसानी से उड़ा पा रहा हूँ। ये शानदार अनुभव है। हाँ उत्सव, ये वाकई मजेदार है। पतंग के बीच लगी साइकिल की छड़ें चुंबक से आकर्षित हो रही हैं। डोरी क्योंकि खूंटे से बंधी है तो पतंग चुंबक तक पहुंचकर चिपक नहीं पा रही, लेकिन लगातार आकर्षित हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे ये हवा में उड़ रही हो। चुंबक और पतंग के इसी आकर्षण की वजह से तुम पतंग को मजे से लहरा पा रहे हो। ये तो बहुत अच्छा है। हम स्कूल में भी सबको दिखाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर दिखाएंगे। किंतु इन चुंबकों को ध्यान से रखना ताकि ये अपना गुण खो ना दें। वो कैसे होगा? चुंबक किसी अत्यधिक गर्म स्थान पर मत रखना, क्योंकि गर्म करने पर चुंबक अपने गुण खो देती है और ऊंचाई से गिरने पर या किसी ठोस वस्तु के प्रहार से भी चुंबक अपने गुण खो सकती है। ठीक है, कल सुबह हम इसे स्कूल लेकर जाएंगे। जरूर, बड़ा मजा आएगा। ये तो मेले वाले खिलौने से कहीं बढ़िया है। धन्यवाद छाया। हवा के झोंके भाग 3। वो चली चली रे हवा, उड़ा ले गई राजू की टोपी। अरे भागे दादाजी अपने अखबार के पीछे। पेड़ों को तो देखो, मानो झूल झूल के गीत गा रहे हों। पक्षी भी तो यहाँ वहाँ हवा में उड़े जा रहे हैं। क्या कहना हवा का, अपनी चाल पर सबको है नचाती। कभी दाएं चलती तो कभी बाएं। मौसम भी देख हैरान हो जाता, कभी गर्म तो कभी ठंडा हो जाता। क्यों दोस्तों, कैसी है आज हवा की चाल? मैंने सुना है कि हवा का मौसम की भविष्यवाणी, हवाई जहाज और समुद्री जहाजों की आवाजाही पर
पेड़ पौधों के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जरा सोचिए कि तेज हवा चल रही है और आपको किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, पर हवा की तेज रफ्तार और साए साए की आवाज सुनकर आप सोच में पड़ जाते हैं कि जाएं या जाना कैंसिल कर दें। है ना, ऐसा होता है ना हम सबके साथ। पर ये हवा कैसे चलती है, उसके झोंके कैसे बनते हैं, हवा अपनी दिशा कैसे परिवर्तित करती है? दोस्तों, मेरे मन में तो कई सारे प्रश्न हैं। आपके मन में भी जरूर ऐसे ही कई प्रश्न होंगे। तो चलिए पहन लीजिए अपनी सोचने की टोपी। चलते हैं हम अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने, पर जरा संभल के, कहीं आपकी टोपी हवा ना उड़ा ले जाए। इस वीडियो के उद्देश्य हैं समझना कि हवा की चाल किन कारणों से प्रभावित होती है। दोस्तों, ये मानव और रिंकू का घर है। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। सारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे इनके घर इकट्ठा होकर टीवी पर भारत और श्रीलंका का क्रिकेट मैच देख रहे हैं। आइए हम भी चलकर देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आज तो भारत ही मैच जीतेगा। बस 10 रन और बनाने हैं, फिर हम जीत जाएंगे। हमारी टीम ही इतनी बढ़िया है। चलो ना, अब तो जीत ही गए। अब मुझे फिल्म देखनी है, बदलो ना चैनल। ओहो, लाइट चली गई। अब कैसे पता चलेगा कि मैच जीते या नहीं? ओहो, इस लाइट को भी अभी जाना था। अब पता नहीं कब वापस आएगी। चलो हम सब चलते हैं। हाँ, 2-3 घंटे तो गए काम से। अरे, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। कोई टॉर्च या मोमबत्ती लाओ ना। ठहरो, मैं लाता हूँ। माँ, माँ, कहाँ है आप? टॉर्च कहाँ पड़ी है? मानव बेटा, कमरे में है। ठहरो, मैं ला कर देती हूँ। यह देखो, दीवार पर क्या है? अरे देखो, टॉर्च की रोशनी वहाँ उस ग्लोब पर पड़ रही है। अरे हाँ, सोचो कि यह टॉर्च सूरज है और यह ग्लोब धरती। हाँ, सच में अच्छा सुझाव है। सूरज की रोशनी भी ऐसे ही धरती तक पहुँचती है। बच्चों, ये लो मोमबत्ती लगा लो। लगता है बिजली को वापस आने में देर लगेगी। क्यों ना हम इस मोमबत्ती को सूरज बना लें, और रिंकू तुम इस ग्लोब को घुमाओ जैसे धरती अपनी धुरी पर घूमती है। यह देखो, यह भूमध्य रेखा इक्वेटर है। यहाँ सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और अन्य भागों पर तिरछी पड़ती है। यानी कि जहाँ सूरज की रोशनी सीधी आती है, वहाँ ज्यादा गर्मी होती है। धरती का आकार भी तो इस ग्लोब की तरह गोल है, इसीलिए हर जगह सूरज की रोशनी बराबर नहीं पड़ती। हाँ, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर तो बहुत ठंड रहती है। दोस्तों, बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे हैं। धरती पर जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, वह भाग ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन दूसरे हिस्से उसकी तुलना में कुछ कम गर्म होते हैं, या कहें कि कुछ ठंडे रह जाते हैं। जब हम इस ग्लोब को धरती की तरह अपनी धुरी पर घुमाते हैं और मोमबत्ती सूरज के जैसे एक ही जगह पर लगी हुई है, तब। हाँ, बिल्कुल सूरज की तरह। हाँ, और इसकी वजह से धरती के वे स्थान जो सूरज की तरफ होते हैं, वहाँ दिन होता है और बाकी जगहों पर रात होती है। तो क्या इन सब बातों से हवा की चाल प्रभावित होती है? दोस्तों, कितना अच्छा सवाल पूछा है रिंकू ने। आपको क्या लगता है कि हवा पर इन सब बातों का प्रभाव पड़ता होगा?
देखो, हवा के बारे में बातें करने से ही मोमबत्ती बुझ गई। चलो छत पर चलते हैं। टॉर्च जरूर ले लेना, सीढ़ियों पर अंधेरा होगा। डरपोक है क्या तू? नहीं, मैं नहीं डरता। अरे वाह, कितनी चांदनी रात है। देखो कितने सारे तारे टिमटिमा रहे हैं। चलो आज छत पर ही सो जाते हैं। शालू चाची, आप छत की जमीन पर पानी क्यों डाल रही हैं? मानव, दिन भर में तपती धूप की वजह से जमीन बहुत गर्म हो जाती है। पानी डालने से जमीन ठंडी हो जाती है। इसकी वजह से छत पर सोना आरामदायक हो जाएगा। देखो, जहाँ चाची पानी डाल रही हैं, वहाँ से कितनी गर्म हवा निकल रही है। यानी कि धूप के कारण जमीन कितनी गर्म हो गई होगी। ओह, तो इसका मतलब है कि धरती पर जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ की जमीन और हवा बहुत गर्म हो जाती है। हाँ, अभी जैसे हमने नीचे मोमबत्ती और ग्लोब की सहायता से देखा था। तभी यहाँ की हवा भी कितनी गर्म है, पर पानी डालने की वजह से हवा कुछ देर के लिए ठंडी महसूस हो रही है ना? हाँ, और इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा के पास वाली जगहों पर तो हवा बहुत ही गर्म होती होगी। मुझे तो पता लगाना है कि हवा कैसे गर्म और फिर ठंडी होती है, कैसे उसका आना जाना चलता रहता है। दोस्तों, लगता है बच्चे हवा की चाल के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप भी उनकी तरह समझना चाहते हैं? अच्छा, तो तापमान बढ़ने से गर्म जगहों पर हवा फैलने लगती है और उसका घनत्व भी कम हो जाता है। गर्म हवा ठंडी हवा के मुकाबले हल्की होती है, इसलिए वह ऊपर की तरफ उठने लगती है। इस स्थिति में ऐसे स्थानों की वायु का दबाव कम हो जाता है। ये खाली स्थान भरने के लिए अधिक दबाव वाली ठंडी हवा ठंडे स्थानों से आने लगती है। गर्म वातावरण में आने से कुछ समय बाद ये हवा भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। बस तापमान में आए इस बदलाव के कारण ही हवा का ये आना जाना लगा रहता है, जिसे हम हवा का चलना या बहना कहते हैं। अरे देखो, लगता है लाइट आ गई। चलो देखते हैं कि मैच में क्या हुआ। अरे मैं तो सो रही हूँ, कल सुबह सुबह सैर पर चलेंगे। शुभ रात्रि। दोस्तों, बच्चों ने आज कई मजेदार सवाल पूछे। चलिए कल सुबह उनके साथ सैर पर चलेंगे। वाह, खुली हवा में सोने में बहुत मजा आया, है ना? मुझे तो रात भर मच्छरों ने बहुत काटा। चलो अब जल्दी से सैर पर चलते हैं, नहीं तो तेज धूप हो जाएगी। गर्मी के दिनों में सुबह की हवा भी गर्म ही होती है। चलो कुछ देर के लिए वहाँ उस रेत के टीले पर बैठ जाते हैं। गर्म हवा चल रही है। ठंडी हवा के झोंकों की बात ही अलग होती है। चलो कहीं और चलते हैं। अब तो इस रेत पर बैठा नहीं जा रहा, कितनी गर्म हो गई है। चलो उधर तालाब के पास चलते हैं, वहाँ कुछ ठंडी हवा होगी। सही में यहाँ तो कुछ ठंडक है। लगता है कि जमीन पानी के मुकाबले जल्दी गर्म होती है। मानव, तुझे याद है जब हम पिछली गर्मी की छुट्टियों में मुंबई गए थे? समुद्र के पास की हवा भी तो कितनी सुहावनी लगती थी। पर यह चक्कर क्या है? कभी जमीन जल्दी गर्म होती है और कभी पानी, और इन दोनों के इस आपस के गर्म और ठंडे होने के बीच में हवा के गर्म और ठंडे होने पर असर पड़ता है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों दोस्तों, क्या आप भी इन हवा की चालों में फंस गए हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है? चलिए एक साधारण सा प्रयोग करते हैं। 2 कटोरे लीजिए, एक में पानी भर दीजिए और दूसरे में रेत। अब इन दोनों को बाहर धूप में कुछ घंटों के लिए रख दीजिए। अब रेत और पानी को छूकर देखिए, क्या निष्कर्ष निकला?
अब इन्हीं दोनों कटोरों को रात के समय कुछ घंटों के लिए घर के अंदर रख दीजिए और फिर से दोनों को छूकर देखिए। आप देखेंगे कि पानी रेत की तुलना में देर से गर्म होता है। बिल्कुल ऐसा ही धरती पर होता है। समुद्र के नजदीक भी ऐसा ही होता है, क्योंकि पानी जमीन की तुलना में देर से ठंडा या गर्म होता है। समुद्र के पास वाली जगहों में दिन के समय सूरज की गर्मी से जमीन गर्म हो जाती है, जिससे हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और उसकी जगह लेने के लिए समुद्र के पानी के संपर्क से ठंडी हवा जमीन की तरफ आने लगती है। अब बस कुछ दिनों में बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर तो सब तरफ ठंडी हवाएं बहने लगेंगी। इसीलिए मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पानी में कागज की नाव चलाने में बहुत मजा आता है और मुझे तो पानी में कूदने में भी बहुत मजा आता है। हाँ, और इसी वजह से तू माँ से डांट भी खाता है। अरे देखो, अचानक से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। चलो घर चलते हैं और दादाजी से इस बदलती हवा के बारे में अपने सारे सवालों के जवाब पूछेंगे। दोस्तों, धरती पर अलग अलग किस्म की हवाएं बहती हैं, जैसे मॉनसून हवाएं, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं आदि। तापमान के अलावा भौगोलिक स्थिति, धरती के अपनी धुरी पर घूमने आदि से भी हवा की चाल प्रभावित होती है। आप सब भी हवा की चाल के बारे में दी गई जानकारी पर और खोजबीन करना। जल्द मिलेंगे दोस्तों। आइए जाने कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। सातवां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। आठवां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। सानिया, ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। हमने जाना बल क्या है, बल कैसे कार्य करता है, बलों के गुण, एक ही दिशा में लगाए बल जुड़ जाते हैं, एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है।
बल वस्तु की गति बदल सकता है, आकृति बदल सकता है, दिशा बदल सकता है। बलों के रूप संपर्क बल, असंपर्क बल के बारे में। संपर्क बल मांसपेशीय बल, घर्षण बल। असंपर्क बल गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल। मम्मी, ये आप क्या कर रही हो? मैं इस थैले की पतली बारीक पट्टियों को काटकर इसकी जगह चौड़ी पट्टी सिल रही हूँ। लेकिन क्यों? ये पट्टियां मजबूत नहीं है क्या? मजबूत तो है, लेकिन इसे कंधे पर लटकाते वक्त इसकी पतली पतली पट्टी मेरे कंधे पर बहुत ज्यादा चुभती है। अगर चौड़ी पट्टियां होंगी तो कंधे पर कम दबाव पड़ेगा और कम तकलीफ होगी। लेकिन थैले में वजन तो उतना ही रहेगा ना? वजन की वजह से कंधे पर बल भी उतना ही पड़ेगा। तो पट्टी चौड़ी करने से क्या होगा? आओ तुम्हें दिखाते हैं। ये लकड़ी का तख्ता है। अब तुम इन 5 ईंटों को लाइन से इस तख्ते पर रख दो। इस तरह से? क्या तुम ईंटों के बल का कुछ खास असर देख पा रही हो यहां इस तख्ते पर? नहीं, ये तो पहले जैसा ही है। अच्छा, तो अब इन सभी ईंटों को एक के ऊपर एक रखो और देखो क्या होता है। ये लकड़ी का तख्ता तो बीच में से नीचे झुक गया। दोनों ही स्थितियों में वजन तो समान ही था, फिर एक के ऊपर एक रखने पर ही बल का प्रभाव क्यों दिखाई दिया? क्या लगता है तुम्हें? ऐसा क्यों हुआ होगा? सोचो, क्या बल का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर हो सकता है कि वह बल कितने क्षेत्रफल पर पड़ रहा है? यहाँ जब ईंटें ज्यादा क्षेत्रफल में फैली थीं, तो उनके बल का प्रभाव कम दिख रहा था, और जब सारी ईंटें इकट्ठी रख दी गईं, तो इसका बल बस थोड़े से क्षेत्रफल पर था। इस कम क्षेत्रफल पर बल पड़ने से यह लकड़ी झुक गई है। दोस्तों, तो क्या इसका मतलब ये है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है वो जितना कम होगा, बल का प्रभाव उतना ही अधिक होगा? ठीक कहा। इसी को तो दाब कहते हैं। अच्छा, तो इसीलिए मम्मी अपने थैले में चौड़ी पट्टियां लगा रही हैं, ताकि कंधों पर दाब कम पड़े। हमारे स्कूल के बस्ते की पट्टी भी इसीलिए इतनी चौड़ी बनाई जाती है। हाँ, तुम्हें याद है, चाचा के गांव में सभी किसान सिर पर बोझ उठाकर रखने के लिए अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं, ताकि शरीर से बोझ के संपर्क का क्षेत्रफल बढ़ जाए और उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाए। मैं समझ गई भैया, इससे वो बोझ आसानी से उठा सकते हैं। हाँ, अब तो तुम समझ गई होगी कि सुराख करने वाली औजारों जैसे चाकू और कील के किनारे हमेशा नुकीले क्यों होते हैं। हाँ, मैं समझ गई। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ये औजार तेज क्यों होते हैं? बताइए। भैया, मैंने पढ़ा था कि ठोस वस्तुओं की तरह तरल पदार्थ भी दाब डालते हैं। क्या हम इसके बारे में भी पता लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आओ देखते हैं। ये बोतल लेकर हम इसे 5 भागों में बांटते हैं। अब हम बोतल के एक भाग में एक छेद करेंगे, इस तरह। तुम क्या कर रही हो सानिया? यहाँ जहाँ पानी ऊंचाई पर था, तो पानी बोतल से कम दूरी पर गिरा था, और गहराई बढ़ने पर पानी ज्यादा तेजी से और ज्यादा दूर तक जाकर गिरता है।
नीचे वाला पानी इसलिए दूर तक गिरता है क्योंकि नीचे सबसे अधिक दाब लग रहा है। निचली सतह पर ऊपर के पानी का भार है। ओह, अच्छा, तो मैं समझ गई। पानी बोतल की दीवारों और आधार पर दाब डालता है और गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब भी बढ़ता चला जाता है। इसलिए तो निचली परत के छेदों से ऊपरी परत की तुलना में अधिक दूर तक पानी गिरता है। ठीक कहा। पानी नीचे तली पर और बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है। भैया, एक बार मैंने अपनी गेंद को पानी की बाल्टी में डुबाया तो मैंने पानी के नीचे से ऊपर की तरफ एक धक्का महसूस किया था। इसका मतलब पानी नीचे से ऊपर की तरफ भी दाब लगाता है। सानिया, तुम्हें क्या लगता है, क्या गैसें भी दाब डालती है? जब तुम किसी गुब्बारे को फुलाती हो तो उसका मुंह क्यों बंद करना पड़ता है? जब हम गुब्बारे फुलाते हैं तो हवा गुब्बारे की भी आकृति बदल देती है। अच्छा, मैं समझ गई। कई चीजों पर बल लगाने से उनकी आकृति भी बदल सकती है। रबड़ के गुब्बारे या गेंद को दबाने पर भी तो यही होता है। ओह, मेरी गेंद, पकड़ो उसे प्लीज। इस गेंद पर तो कोई बल नहीं लगा, फिर भी इसकी चाल धीमी होती गई और बाद में रुक गई। ये कैसे? क्या इस पर भी कोई बल लग रहा होता है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर भी वायु का एक आवरण है। इस वायु द्वारा लगने वाले दाब को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अच्छा, क्या हम वायुमंडलीय दाब के बारे में और भी कुछ पता लगा सकते हैं? अगर तुम्हारे घर के किसी कमरे में 2 खिड़की या दरवाजे हैं, तो क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, अगर कोई एक खिड़की या दरवाजा हल्का सा खुला रह जाए और हम दूसरे खिड़की या दरवाजे को जोर से बंद करते हैं, तो दूसरी खिड़की या दरवाजा अपने आप खुल जाता है। क्या ये वायुमंडलीय दाब के कारण होता है? हाँ, बिल्कुल। वायुमंडलीय दाब हमारे अनुमान से भी कहीं ज्यादा है। इस बल के नीचे हम दबकर चिपक क्यों नहीं जाते? सानिया, इसके बारे में तुम्हारी विज्ञान पुस्तक में भी दिया गया है। तुम खुद इसके बारे में पढ़कर पता लगा सकती हो। अच्छा दोस्तों, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप पुस्तक में पढ़कर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? बताइए। सारांश। हमने जाना कि दाब क्या है। दाब उस क्षेत्रफल पर निर्भर होता है जिस पर बल कार्य करता है। ठोस वस्तुओं के अलावा द्रव्य और गैस भी दाब डालते हैं। वायुमंडलीय दाब के बारे में। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी के स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें।
अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोके। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। तो बच्चों, ये तो हुई विषय की पढ़ाई। अब वक्त है इंस्पायर अवार्ड योजना से संबंधित एक वीडियो देखने का। वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। इंस्पायर अवार्ड के लिए 1 जून 2020 से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने आसपास की समस्या या कोरोना के कारण हमारे जीवन में आए समस्याओं के तकनीकी समाधान से संबंधित एक आइडिया सोचें और उसे इंस्पायर के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए विद्यालय खुलने पर शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों से बात करें। चयनित आइडिया को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडल बनाने के लिए 10,000 की राशि भी दी जाती है। तो आइए देखते हैं आज इंस्पायर अवार्ड से संबंधित ये वीडियो। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में
श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शक जो या बच्चे जो पटना जू नहीं आ पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जू को उन तक पहुंचाया जाए। इसे जू आउटरीच प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रतिदिन जू के अलग अलग इनक्लोजर्स से दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम लोगों के पास संसाधन है उसमें अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन और मनोरंजन के लिए जानकारी दी जा सके। और इसी क्रम में आज शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिस जानवर का चयन किया गया है, जिराफ है। जिराफ के भी ब्रीडिंग में हम काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं और अभी वर्तमान में इंडिया के लगभग 155 जू में हमारा स्थान तीसरे स्तर पे है। विगत साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ था, इस साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ है और इनकी संख्या बढ़ के 6 हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिराफ मूलतः ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये अफ्रीका के ही जानवर हैं और ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े रूमिनेंट हैं और ये सबसे लंबे जानवर हैं धरती पर पाए जाने वाली। इनका हाइट जो होता है लगभग 14 से 18 फीट तक ये हाइट को अटेंड करते हैं और इनका जो वज़न होता है ये 1200 केजी से लेकर के 1800 केजी तक वेरी करता है। जो फीमेल होती हैं उनका वज़न 1200 केजी तक पाया जाता है, जो एडल्ट मैच्योर मेल हैं उनका 1800 केजी तक होता है। अभी जो पहले ऐसा समझा जाता था कि जिराफ में एक ही स्पीसीज है, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर इनका स्टडी करके ऐसा पता चला है कि शायद 5 या 6 स्पीसीज इनके सब स्पीसीज भी हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पटना जू में भी इस तरह की स्टडी को लिया जाएगा।
का एक संक्षिप्त इतिहास बताना चाहूँगा कि 2006 में 3 जिराफ को लाया गया था, यूएस से लाया गया था। सृष्टि, विकास और शांति, 3 जिराफ को यहाँ पर लाया गया था और लगातार उसके बाद से इनका प्रजनन होता रहा है और इन जानवरों को एक्सचेंज में भी दूसरे जू को दे करके इसके अदला बदली के तहत दूसरे जानवर भी लाए जाते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।